कक्षा 10वीं कोर्स बी स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ बड़े भाई साहब का दूसरा अंश पढ़ेंगे। पाठ का पहला अंश पहले की वीडियो में बताया गया है। इसमें अभी हम दूसरा अंश पढ़ेंगे। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। केवल 2 साल का अंतर रह गया। अर्थात इसका क्या तात्पर्य हुआ कि भाई पहले जो इम्तिहान हुआ था या पहले की जो कक्षा में थे तब क्या होता था कि जो बड़े भाई साहब इम्तिहान हुआ, सालाना इम्तिहान मतलब फाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम होता है वो हुआ। अब इसमें क्या हुआ, रिजल्ट जब आया तो पता चला बड़े भाई साहब फेल हो गए। अब बड़े भाई साहब फेल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बड़े भाई साहब तो पूरा दिन रात पढ़ रहे थे, ठीक है, किताबों में लगे रहते थे। और लेखक ने ये भी बताया कि बड़े भाई साहब के पढ़ने का तरीका क्या था। कभी वो कॉपियों के हाशिए पर कुछ ना कुछ चित्रकारी करते रहते थे, ठीक है, परंतु लेक्चर देने में वो बड़े एक्सपर्ट थे। जैसे कैसे वो जो है छोटे भाई को लेक्चर दिया करते थे। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं, अर्थात छोटा भाई बताता है कि भाई जब सालाना इम्तिहान हुआ तो इतना पढ़ने वाला जो मेरा भाई था वो तो बेचारा फेल हो गया। और दर्जे में प्रथम कौन आया, छोटा भाई जो बाहर खेलकूद किया करता था, ठीक है। तो अब ये बताते हैं कि भाई अब बड़े भाई साहब अगर फेल हो जाएंगे तो वो तो उसी कक्षा में दोबारा रहेंगे, तो अर्थात कि वो तो 9वीं कक्षा में रहे और अब दोनों में जो पहले 3 साल का फर्क था ना दोनों की कक्षाओं में, अब केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथ लूं। अब आड़े हाथ लूं लेने का क्या मतलब होता है कि अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, कितना मेरे को लेक्चर देते थे ना आप कि जो है पढ़ेगा लिखा नहीं तो क्या हो जाएगा, दादा का पैसा खराब कर रहा है, ठीक है, खेल कूद में क्या रखा है, देख मैं कितनी सारी पढ़ाई करता हूँ। तो इतने बड़े जो लेक्चर आप दिया करते थे, आज मैं आपको उनका जवाब देता हूँ कि देखो इतना पढ़ने के बाद आप तो फेल हो गए, मैं तो खेल कूद करता था और जो है मैं फिर भी कक्षा में प्रथम आ गया। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। अब वो कहते लेक्चर में सुनाया था ना बड़े भाई साहब ने कि भाई बहुत तपस्या करनी पड़ती है तब जाके कुछ अंक आते हैं, ठीक है। तो वो वही बताते हैं कि आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझसे उन्हें दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अर्थात देखो कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ों की गलतियों पर उनको जो है नहीं हम कसूरवार ठहराते। क्यों नहीं ठहराते, क्योंकि हमें लगता है कि भाई वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा उदास बैठे हैं, हम और उन्हें क्यों परेशान करें। मतलब ये भाव जो है एक छोटा भाई समझ जाए, परंतु बड़े भाई को समझ नहीं आ रहा था जब छोटा भाई खेला था। तो यहाँ पे छोटा भाई यही सोचता है, अक्सर हमारे साथ भी ये घटनाएं घट जाती हैं, ठीक है, कि बड़े को कई बार हम समझ नहीं पाते और जो है छोटा जो है बड़े को आराम से समझ लेता है, बड़े जो है हमारी बात को नहीं समझ पाते। और इसीलिए जो है छोटे भाई ने क्या किया, बिल्कुल उनसे हमदर्दी जताई और उनके जो नमक पे मतलब फेल हुआ है ऑलरेडी, इतना पूरा उसका साल खराब हो गया, वो पहले ही बहुत ज़्यादा उदास है, तो फिर उसने उसको जो है इस बातें में जो सुनाना जो है फेल होने पर सुनाने की उतनी उस बात को रहने दिया। उन्होंने नहीं कहा कि भैया पहले से ही परेशान है तो मैं उन्हें और परेशान क्यों करूँ। हाँ अब मुझे अपने ऊपर अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा, ठीक है। अभिमान तो होगा ही होगा कि अव्वल आ गया भाई खेल कूद करने के बाद भी, और आत्मसम्मान भी बढ़ेगा, ठीक है। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा, सिर्फ कुछ समय के लिए, ठीक है। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा अर्थात शामिल होने लगा। अब आज़ादी से, क्योंकि भाई मैं तो अव्वल आ गया हूँ और अब मेरे को खेलने कूदने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा। अब फजीहत की फिर मेरी फजीहत करेंगे, अर्थात अगर मेरा दोबारा से वे अपमान करेंगे। फजीहत का अर्थ हो गया अपमान करना। अगर बड़े भाई साहब ने दोबारा से मेरा अपमान करना शुरू किया ना तो मैं क्या करूंगा। आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, तो मैं कह दूंगा आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मतलब आपने खून जलाया था ना अपना पढ़ने के लिए, तो तुमने क्या कर लिया जब आप मुझे लेक्चर दे रहे हो। तो अब यहाँ पे छोटे भाई ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं आज़ादी से जाके खेल रहा हूँ, पर अगर अभी भी मेरे बड़े भाई साहब ने अगर मेरे को डांटा, मुझे कुछ कहा, मेरा अपमान किया, तो मैं उनको कह दूंगा कि आपने खून जलाकर कौन सा अव्वल आ गए, मैं तो खेल कूद के भी अव्वल आ गया। तब मैं ये कह दूंगा मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग में साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का अब आतंक मुझ पर नहीं था,
ठीक है। अब जो है हंसता खेलता, पहले देखो वो कितना डर के वो आता था कमरे में कि बड़े भाई साहब को पता ना चले, परंतु अब जो है वो बड़े रौब से जाता था। मतलब मेरे हाव भाव से ही पता चल रहा है कि अब मैं बड़े भाई साहब से नहीं डरता, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो बालक है, जो छोटा भाई है, वो अब हेकड़ी जताने से पीछे नहीं हटता था। वो कुछ बोलने पे नहीं आता था, परंतु अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज में वो साफ जाहिर कर देता था कि अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरता। भाई साहब ने भांप लिया कि उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। अब बड़ा तो है ही, तो उसकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। अब उसने भांप लिया कि छोटा भाई मेरे हाथ से निकलता जा रहा है और अब ये ज्यादा अकड़ रहा है। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, अर्थात क्या किया बालक ने, छोटे भाई ने क्या किया कि वो पूरी की पूरी शाम जो है क्या कर आया है, गिल्ली डंडा खेल कर आया है, और रात के भोजन के समय वो लौटा है, तो अब रिमांड लेना तो बनता है। तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखो यहाँ पे बहुत सारे इस पार्ट के अंदर मुहावरे आएंगे और वो अंत में एक क्वेश्चन भी आता है, उसमें भी मुहावरे पूछे जाएंगे, तो आप इनको अंडरलाइन करके रख सकते हैं। तो भाई साहब ने तलवार खींच ली, अर्थात उन्होंने तलवार खींच ली, मतलब अब वो मुझ पे वार करने वाले हैं और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मतलब अब वो उनसे क्या कह रहे हैं कि अच्छा तुम इस बार अव्वल आ गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे अंदर ज्यादा दिमाग आ गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। अब ये जो डायलॉग्स पूरे के पूरे चल रहे हैं, ये बड़े भाई साहब बता रहे हैं छोटे भाई साहब को, क्योंकि छोटा भाई क्या करा है, अभी खेल कर वापिस आया है। तो अभी छोटे भाई साहब को जो है वो क्या सोच रहे हैं कि अब मैं अपना दोबारा से लेक्चर उसको देना शुरू कर देता हूँ, और वही वो जो है उसको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। अब वे बताते हैं कि तुम्हारी क्या हस्ती है, बड़े बड़ों का घमंड नहीं रहा। मतलब तुम केवल एक बार अव्वल आ चुके हो अभी कक्षा में, और तुम अपने आप को घमंड दिखा रहे हो अपने कि भाई मैं तो अव्वल आ गया हूँ, तो भाई घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा। अब ये बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र की तुमने कौन सी उपदेश लिया, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, मतलब तुमने क्या सीखा एक रावण के घमंड से, कि रावण ने भी घमंड किया था ना अपनी चीजों का, अपने ज्ञान का, अपने रौब का, तो क्या हुआ, अंत में वो मिट गया ना। तो इस तरीके का वो उदाहरण देते हैं कि तुम भी घमंड कर रहे हो एक बार कक्षा में अव्वल आने के बाद, तो इसलिए घमंड तुम्हारा भी नहीं रहेगा, तुम इतिहास को साक्षी मानो। मतलब ये लेक्चर दिए जा रहे हैं, मतलब फिलोसोफर बन चुके हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कि अब देखो तुम्हारा भी क्या हाल होगा, रावण की तरह तुम्हारा भी हाल होगा, क्योंकि तुम 5वीं कक्षा में अव्वल आ गए हो और अब तुम घमंड खा रहे हो, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है। अब देखो बहुत बड़ी बात कहते हैं, पार्ट में काफी सारे प्रश्न जो है इससे संबंधित आते हैं। असल चीज क्या है, बुद्धि का विकास। मतलब आप कक्षा में अगर अव्वल आ जाते हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी बुद्धि का विकास होना बहुत जरूरी है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, मतलब पढ़ के केवल लिख देना ही और अंक प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। अभी जब तक बड़े भाई साहब फेल नहीं हुए थे, हालांकि वो पहले भी फेल हो चुके हैं, परंतु इस बार जब वो फेल नहीं हुए थे उससे पहले तक वो क्या कह रहे थे, अंक बहुत प्राप्त करना भी बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि भाई बड़े होकर बुद्धि का विकास करना बहुत जरूरी है। भाई केवल किताबों में से अंक प्राप्त कर लेना, मतलब मार्कशीट में आपके जो अंक हैं वो नहीं तय कर सकते कि आपके अंदर दिमाग है या नहीं है। ठीक है, जो कुछ पढ़ते हैं उसका हमें अर्थ भी समझना चाहिए। रावण भूमंडल का स्वामी था, भूमंडल अर्थात पृथ्वी का। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं चारों दिशाओं में। ठीक है, आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। ठीक है, अनेक जो लोग हैं वो उनका आधिपत्य, मतलब उनका जो है उनका अधिकार हम लोग स्वीकार नहीं करते। ठीक है, हम नहीं चाहते कि ब्रिटिश सरकार जो है, अंग्रेज जो है वो हम पर राज करें। ऐसे बहुत सारे राष्ट्र, मतलब बहुत सारों पर उन्होंने कब्जा कर भी रखा, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उनका विरोध करते हैं और उनकी राजनीति को अपनाने से बिल्कुल ही मना कर देते हैं, बिल्कुल स्वाधीन है। और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो बिल्कुल ही स्वाधीन हैं, वो किसी के अधीन नहीं, मतलब अपने राष्ट्र पे, अपने देश के ऊपर वो अपना ही सरकार चलाते हैं, अपना ही राज है उनका। ठीक है, जैसे अभी हमारा देश है, अभी ये स्वतंत्र है ना, तो हम स्वाधीन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है बड़े भाई साहब बताते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत सारे देशों पर राज तो किया हुआ है, परंतु फिर भी वो जो है उनको चक्रवर्ती नहीं कहते। हम चक्रवर्ती क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी दुनिया पर राज नहीं कर रखा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन पर उन्होंने अभी भी राज करने की वो चाहते हैं, परंतु लोग विरोध करते हैं और वे उस पर राज नहीं कर पाते। बिल्कुल स्वाधीन है।
रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, मतलब पूरी की पूरी दुनिया जितने भी महाद्वीप होते हैं वे सारे के सारे रावण को कर दिया करते थे, ठीक है, कर होता है टैक्स, ठीक है, तो वो उन्हें कर दिया करते थे, परंतु अंग्रेजों को नहीं मिलता ऐसा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार का आधिपत्य जो है वो सभी देशों ने नहीं स्वीकारा, इसलिए अंग्रेजों से बड़ा तो हमारा रावण था, ठीक है। परंतु इस समय हमें क्या दिख रहा है, अंग्रेज बड़े दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ऊपर भी कहीं कहीं जो है, जिस समय की कहानी है उस समय की बात करें, अंग्रेजों का दबदबा था। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, किसकी? रावण की गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं, अर्थात ये बालक के लिए किया गया है कि एक बार तो इतराना, तो भाई बच्चों के लिए कहते हैं ना कि तुम इतरा रहे हो, तो ऐसे ही यहाँ पे छोटे भाई के लिए कह रहे हो कि इतराए नहीं। मैं रावण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, क्योंकि रावण ने भी क्या किया था, रावण का अंत देखो कितना दर्दनाक था, किसी ने उसको चुल्लू भर पानी भी नहीं दिया, क्योंकि उसने केवल घमंड किया था। अब वो बताते हैं कि भाई कुकर्म भले ही कर लो, परंतु घमंड अभिमान बिल्कुल भी मत करो। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया, मतलब दीन भी हो गया, गरीब भी हो गया, दुनिया से भी चला गया, ठीक है। तो दोनों ही तुम अपना नाश कर लो। एक छोटा सा बालक 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास का एक बच्चा है, वो अगर खेलने चले जाएगा तो सोचो उसको कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बता दी कि भाई एक रावण का अंत ऐसे हुआ था, तो तुम्हारा भी अंत इस तरीके से हो जाएगा। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। शाहे रूम में भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। अर्थात बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि भाई अभी तो तुम छोटे हो और अभी केवल तुमने 1 दर्जा पास किया है, मतलब 5वीं कक्षा में केवल अव्वल आए हो, अभी तो बहुत सारी कक्षाएं तुम्हें पास करनी है और अभी से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अभी से तुम्हारा सिर फिर चुका है, अभी से तुम जो है अभिमानी बन चुके हो। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से ही पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लग गई मतलब कि तुमने जो है कोई मेहनत नहीं की थी इस पढ़ाई के लिए कि तुम अव्वल आ सको, तुम्हारे हाथ तो बटेर ऐसे ही लग गई है, ठीक है। मतलब एक आंखों वाला कोई चीज ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिली, परंतु अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए, ठीक है। अब इतना अच्छा उदाहरण हमारे बड़े भाई साहब ने दे दिया है कि भाई एक बार तुम्हारे हाथ बटेर लगी है, बार बार तुम अव्वल नहीं आ सकते। इस बार तुम अव्वल आ गए हो, अर्थात तुम्हारे हाथ बटेर लग गई है, परंतु हर बार तुम्हारे हाथ बटेर नहीं लगेगी, हर बार तुम अव्वल नहीं आओगे, ठीक है। फिर वो बताते हैं एक उदाहरण देके गिल्ली डंडे का कि भाई गिल्ली डंडा भी खेलते खेलते हम जो है क्या करते हैं, अंधा चोट मार देते हैं और निशाना हमारा सही जाके निशाने पे लग जाता है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि बार बार निशान लग जाए। एक अच्छा सफल खिलाड़ी वही कहलाएगा जो हर निशाने पे वार करे, मतलब एक उसका निशाना कोई भी खाली ना जाए। मेरे फेल होने पे मत जाओ। वो कह रहे हैं कि भाई मैं लेक्चर तो दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनके मन में यही तो चल रहा है, मैं लेक्चर तो दे रहा हूँ, और फिर ये सोचेगा कि अच्छा इतना बड़ा तो तुम लेक्चर दे रहे हो, इतना तो तुम पढ़ रहे हो, उसके बाद भी तो तुम फेल हो जाते हो। तो वो अपनी भी बात करते हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। मतलब कितने सारे मुहावरों का यहाँ पे प्रेमचंद ने प्रयोग किया है कि मेरे हाथों जो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेरनी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेरनी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गाया। सफा चट, सिर्फ सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में,
दर्जनों जो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोडियो चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते हो 10 लाख नाम बता देता। अब यहाँ पे जो है बड़े भाई साहब ने बता दिया कि भाई ये जो सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ, अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश स्थान पढ़ा मैंने, हेरनी के बारे में पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें याद करना बहुत मुश्किल बात है। और देखो कि यहाँ पे इतने सारे इन्होंने नाम बताए हैं, दोयम, सोयम, इन सबको भाई ध्यान में रख पाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अगर वे बताते हैं यहाँ पे कि जो है सफ़ा चट सिफर भी ना मिले, अर्थात जीरो भी ना मिले, मतलब आपने एक भी शब्द इधर से उधर कर दिया, एक भी नंबर आपको तब नहीं मिलेगा, सब कुछ आपका क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जो है लिखी गलत दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये बात बता रहे हैं कि ये चीज़ें आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल काम है जो मैं नौवीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी जमात होती है और इसको पढ़ पाना ही बहुत मुश्किल बात है, तो पास होना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पन्हा, अर्थात ज्योमेट्री पढ़ना तो भाई खुदा की पनाह लेना ही है, राम भरोसे ही होती है ये तो। आ ब जा की जगह आ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अब देखिए बेटा यहाँ पे आ ज ब जो लिखा है, तो आप जो ज्योमेट्री में ABCD वगैरह लिखते हैं ना, ये उस पे लिखा है ABC या जा, ठीक है, आ जा बा लिख दिया, मतलब आपने अगर आप किसी एंगल के बारे में अगर बता रहे हो, अगर आपने उसके अल्फ़ाबेट्स अलग लिख दिए हैं तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे। कोई इन निर्दयियों मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब जा और अ ज ब में क्या फ़र्क है और व्यर्थ ही बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। अब देखो सही बात है, जिस बालक के लिए पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ज्योमेट्री समझना जिसके लिए मुश्किल है, अब वो लॉजिक कहाँ से निकाल के लाए, वो बालक तो यही सोचेगा ना कि भाई जा पहले लिखो या बा पहले लिखो, बात तो एक ही है ना, लिख तो दिया ही ना, तो फिर इसके अंदर लॉजिक कहाँ से तुम ढूंढ के ला रहे हो, तो तुम क्यों भाई छात्रों का खून चूसते हो, रहने दो ना, इन व्यर्थ की बातों में क्यों बच्चों का जो है दिमाग खराब करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुहाम्तहीनों का अर्थ होगा परीक्षक, जो परीक्षा लेने वाले हैं, आपके जैसे टीचर्स होते हैं, ठीक है। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। अब यहाँ पे दाल भात रोटी अजबा की तरह ही बताया गया है कि हमने दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, बात तो एक ही हुई ना, तो आ बा जा लिखूँ या अ जा बा लिखूँ, बा पहले लिखूँ या जा पहले लिखूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। खाई तो हमने रोटी ही, मतलब हमने सॉल्व तो सम ही करना है ना। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, अर्थात ये बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर जो है लेखक ने बताया है, क्या कि रटंत प्रणाली उस समय चला करती थी कि आपको समझाने से ज़्यादा आपको रटवाने पर जो है ध्यान दिया जाता था, तो बालक को कुछ समझ में आए ना आए वो केवल अपना एक रट्टा लगा के पेपर में पास हो जाता था, अंक प्राप्त कर लेता था, परंतु उसकी समझ अगर देखी जाए तो उसकी समझ बिल्कुल जीरो होती थी। तो इस रटंत प्रणाली का भी यहाँ पे लेखक ने जो है कहीं ना कहीं व्यंग्य किया है, ठीक है, कि रटंत शिक्षा ही बनाकर छोड़ दिया है, कोई चीज़ समझ में आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप अपने पेपर में लिख कर आओ और अंक प्राप्त करो और पास होके जाओ यहाँ से, ठीक है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से एक फ़ायदा। और अब बताओ कि इन रटंत प्रणालियों को रटवा आपने दिया, ठीक है, हमने कर लिया, अब उसके बाद इन बातों को बेसिर पैर की बातें पढ़ के हमारा फ़ायदा क्या है। अब एक्चुअली में ये चीज़ होती है, जैसे आजकल आप जो देखते हो ना कि ज्योमेट्री वगैरह आप लोगों ने सीख ली है पढ़ना, ठीक है, परंतु आगे जाके इसका काम क्या है वो काम बच्चे समझ नहीं आते। इस तरीके के जोक आप देखते होंगे बहुत सारे उठते हैं, तो वही बात यहाँ पर है कि भाई हम लोग इस सब चीज़ों को पढ़ के आखिर करेंगे क्या, क्या पालेंगे। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो और आधार लंब से दुगना हो गया, पूछिए इनसे प्रयोजन। अब इसका उद्देश्य बताओ, ठीक है, कि एक रेखा पर लंब गिरा दिया और दूसरी और आधा लंब से दुगना होगा, ठीक है। अब एक अगर लंबा है कोई डंडा, ठीक है, अगर उसको गिरा दिया तो वो कैसे होगा और वो दुगना हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे वो पूछते हैं, ये वही जो है मैथ्स का सम यहाँ पे कुछ उन्होंने बताया है। अब लेखक बड़े भाई साहब कहते हैं कि अब इसको बताने का प्रयोजन क्या है। अब ये पूरा का पूरा लेक्चर बेचारे छोटे बच्चे को सुनना पड़ रहा है, छोटे भाई को अर्थात प्रेमचंद को, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। मतलब आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई ये जो
जो ये रेखा, जो ये लंबा जो रेखा है, जो ये डंडा है, ये गिरा है तो ये दुगना हुआ कैसे, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हमें प्रूफ करनी पड़ेगी उसके अंदर। अगर नहीं करेंगे तो भाई हम फेल हो जाएंगे। तो हमें ये खुराफाती चीज़ों को सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और जाके एग्जाम में लिखना पड़ेगा। कह दिया समय की बर्बादी पर एक निबंध लिखो। अब देखो, समय की बर्बादी, सॉरी, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। अब निबंध के विषय में वो बताते हैं, हर विषय के बारे में बता दिया उन्होंने, हिस्ट्री के बारे में बता दिया उन्होंने, मैथ्स के बारे में बता दिया, ठीक है। अब वो बता रहे हैं समय पर निबंध लिखने के बारे, तो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। अर्थात कितना मुश्किल काम दे दिया यार, उनको रोना आ रहा है अब लिखने के लिए, ठीक है, कि अब समय की पाबंदी पर, कि समय पर पाबंदी लगाना क्यों जरूरी है, इस पर निबंध लिखो। और अब उसका मतलब बड़े भाई साहब का दिमाग हो गया खराब, ठीक है, कि हमने कॉपी भी सामने खोल ली है, कलम भी हाथ में ले लिया और नाम को रोइए। अब उसके नाम को रोइए अर्थात समय की पाबंदी के बारे में आप सोचिए और लिखिए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इसमें आदमी के जीवन में संयम आ जाती है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें, और होता ही है, सभी छात्रों के साथ होता है ये तो, है ना, कि अब आपने एक हेडिंग हमें बना के दे दी है, ठीक है, किसी भी विषय पर आपको निबंध दे दिया, भाई 4 लाइन के बाद हम सोच ही नहीं पाते कि लिखे क्या, अब इतनी सी बात को हम कितना बड़ा चढ़ा के लिखे। अब हम कहते हैं कि बेटा आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको 150 शब्दों में उस निबंध को लिखना ही पड़ेगा। तो आपको 150 शब्द लाओगे कहाँ से? तो फिर आप लोग पता है क्या करते हो, आप जैसे ये को लिखा है, हाँ लिखा है, मतलब सहायक शब्दों को भी शब्द के अंदर काउंट करने लगते हो और सोचते हो कि बस हमने तो लिख दिया, ठीक है। पर लिखने के लिए सोचना विचारना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, जो भी बड़े भाई साहब ने बातें कही, समय जीवन में संयम आता है, ठीक है, कारोबार अच्छा होता है, तो सारी अच्छी बातें तो हमें पता है, हम वो 4 लाइनों में लिख देंगे, परंतु उसके बाद हम उसको 4 पेजों तक कैसे पहुंचाएं, तो ये सब करना मुश्किल है। जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। हिमाकत समझता हूँ अर्थात बेवकूफ़ी। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि जो बात मैंने छोटी से शब्दों में कह सकता हूँ, कम छोटी सी लाइन में कह सकता हूँ, उस छोटी सी बात को कहने के लिए मुझे भाई बड़े 4 पन्ने लिखने की क्या ज़रूरत है। यह तो समय की किफ़ायत नहीं, किफ़ायत अर्थात बचत नहीं, समय पर पाबंदी लगा दी गई है, तो यहीं पर उन्होंने व्यंग्य करते हुए ये तो समय की किफ़ायत नहीं, अर्थात यह कोई समय की बचत नहीं हुई है, तुमने तो हमारा समय व्यर्थ कर दिया 4 पेज लिखवा के एक निबंध में, बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। अब उस बात को हम ठूस रहे हैं, मतलब शिक्षा पर कितने अच्छे व्यंग्य ये लोग कर रहे हैं कि ठूस रहे हैं, हम जबरदस्ती उस बात को बड़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, जैसे कहानियां मारना होता है ना, तो इस तरीके से हम इस समय की पाबंदी को ठूसे जा रहे हैं अच्छे से कि भाई लिखो इसको किसी तरीके से 4 पन्नों तक। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। अब है भाई बहुत बिजी समय हो गया, आपको जल्दी से, जिसकी बातें हमें पकाऊ लगती है ना, जो हमें नापसंद होता है, तो उसके लिए हमें कैसा लगता है कि भाई तू जल्दी से बोल और निकल यहाँ से, ठीक है, हमारा समय ना बर्बाद कर। तो यहाँ पे बड़े भाई साहब यही कहते हैं कि भाई अपनी राह पकड़ो और निकलो यहाँ से, झटपट कह दो तुम्हें जो कहना है और उसके बाद निकलो। मगर नहीं, आपको तो 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे अर्थात लिखने पड़ेंगे, आपको 4 पन्ने लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम क्या चाहते हो, नंबर चाहते हो। चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, मतलब हम कहते हैं ना कि संक्षेप में लिखो, ठीक है, मतलब कम लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। मतलब अब संक्षेप पर ही व्यंग्य कर दिया उन्होंने कि हम कहते तो हैं बेटा छोटा लिखो, परंतु छोटे में भी हमें 4 पेज चाहिए, तो 4 पेज छोटे कैसे हुए, ठीक है। अक्सर बच्चों का ये प्रश्न होता है कि मैम मैंने आंसर तो पूरा लिखा, आपने नंबर क्यों कम दिया। आधा नंबर भी अगर काट लिया, क्योंकि शब्द संख्या का काटना पड़ता है और आंसर अगर उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगता तो टीचर को वहाँ पे आधा नंबर काटना उसकी मजबूरी हो जाती है। नहीं तो हमारे बच्चों में भी जैसे यहाँ पे प्रेमचंद्र जी के अंदर घमंड आ गया था ना कि मैं अव्वल आ गया हूँ, ऐसे उन बच्चों के अंदर भी घमंड आ जाएगा कि मैं तो भैया यहीं पे अव्वल आ गया, मेरे टीचर ने नंबर दे दिए। तो फिर यही बच्चा जो है बोर्ड में जाके पूरे नंबर कैसे लेकर आ पाएगा। तो यहाँ पे जो है इसलिए हमें नंबर काटने भी पड़ते हैं, ठीक है। और हाँ, हम कहते हैं कि ज़्यादा बड़ा चढ़ा के भी मत लिखो कि तुम 4 पेज की, अगर हम बोलते हैं कि बेटा 5 नंबर के क्वेश्चन में तुम 1.5 से 2 पेज भर कराओ, तो 1.5 से 2 ही भरना, उससे ज़्यादा मत भरना, क्योंकि इतना बड़ा, कई बार बच्चा 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर का आंसर लिखा था। बेटा आपको दे तो हम 2 ही नंबर सकते हैं ना, तो उसमें 4 पेज मत भरो। परंतु यहाँ पे जो है बड़े भाई साहब कहते हैं कि भाई अगर आप कहते हैं कि टीचर्स हमको बताते हैं कि भाई आपको संक्षेप में लिखना है इस प्रश्न का उत्तर, परंतु संक्षेप भी आपका कितना है, 4 पन्नों का। तो ये संक्षेप क्या हुआ, ये कोई छोटा थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा है।
आप बच्चों को बोल दें कि बेटा एक एक पेज जो है, सॉरी, कई बार हमारे टाइम पे क्या होता था, ग्रीष्मावकाश कार्य में हमें मिलता था, गर्मियों की छुट्टियों में काम मिलता था सुलेख लिखने का, ठीक है। तो वो सुलेख किस तरीके से लिखा जाता था कि आपको 15 पेज 10 पेज लिख कर लाने, आप 10-15 पेज में सुलेख क्यों लिखूं, वो भी बहुत बड़ा काम होता था। और डेली हमारे टाइम पे तो स्कूल में भी लिखवाया जाता था, तो वो बड़ा एक कार्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि भाई 4 पन्नों का कार्य करना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, 4 पन्ने बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है उल्टी बात है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापक को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मतलब हमारे अंदर इतनी भी तमीज नहीं है और हम ये भी दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। अब भाई हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। मेरे दर्जे में आओगे लाला, अर्थात यहाँ पे लाला लेखक ने छोटे भाई को कहा है अपने, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना अर्थात कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसका असली मतलब तुम्हें पता चलेगा कि भाई कैसे दांतों तले आपके पसीना आ जाता है, ठीक है। आपको लोहे के चने चबाने पड़ते हैं 9वीं कक्षा में, तो जब तुम मेरे दर्जे में आओगे ना तुम्हें तब पता चलेगा। मेरे इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ गिरह बांधिए नहीं पछताएगा, ठीक है। अर्थात अब बड़े भाई साहब ने कह दिया मैं फेल हो गया हूँ तो कोई बात नहीं, परंतु दुनिया की समझ मुझे तुमसे ज्यादा है, मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, तो इसलिए तुम क्या करो, मेरी बात मान लो। एक बार पास होने से कुछ भी नहीं होता, अव्वल आ जाने से कुछ नहीं होता, तो मेरी बात को जो है अच्छे से अपनी गिरह बांध लो, अर्थात अच्छे से समझ लो तुम इस बात को। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती है। अब लेखक ने देखो, प्रेमचंद ने कितने अच्छे से लिखता है उपदेश माला, ये जो इतनी देर से पूरा का पूरा ये जो दूसरा अंश मैंने आपको पढ़ाया है, इस पूरे के पूरे अंश में केवल और केवल बड़े भाई साहब का लेक्चर चल रहा था, जो छोटे भाई साहब खड़े हुए सुन रहे थे। अब क्योंकि स्कूल जाने का समय हो गया था, इसलिए क्या हुआ है कि बड़े भाई साहब ने उन्हें छोड़ दिया, अर्थात उनका जो उपदेश माला थी वो समाप्त हुई। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। अब इतना सुनने के बाद भाई बालक का, बच्चे का मन का करता है खाने का। अब हमें कोई मम्मी वगैरह डांट देती है तो आप क्या करते हो, जाके जब खाना थोड़ी ना खा लेते हो, मम्मी को आके आपको मनाना पड़ता है, आपको खाना खिलाना पड़ता है, तब आप खाते हो और खाने में भी स्वाद नहीं आता क्योंकि मुंह फुलाए बैठे हो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्रेमचंद जी कहते हैं कि भाई मेरे को भी आज जो है खाना बिल्कुल ही निस्वाद लग रहा था, बिल्कुल बेस्वाद का खाना लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। अर्थात ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि भाई एक बच्चा जो है 5वीं कक्षा में अव्वल आ गया है, अब उसके बाद भी उसका जो है ये हाल किया जा रहा है, ठीक है। उसको आजाद नहीं छोड़ा जा रहा, उसका ये हाल कर दिया गया है, उसको सुनाया जा रहा है इतना, तो वो सोच रहा है कि यार अगर मैं फेल हो जाता तो मेरे तो प्राण ही निकाल लिए जाते, मेरे को तो मार ही दिया जाता। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया था, मतलब इतनी डरावनी बातें उन्होंने हमारे सामने रख दी। अब देखिए बेटा, आप लोग 10th क्लास में हैं तो आपको पता है कि 9वीं क्लास इतनी भी खतरनाक नहीं थी जितनी खतरनाक हमारे बड़े भाई साहब ने रख दिया। तो ये खतरनाक बात जो है ये छोटे भाई साहब के मन में कहीं ना कहीं तो बैठ गई। वो डर चुके थे इस बात से कि क्या ऐसी पढ़ाई है जो बड़े भाई साहब से हो ही नहीं रही है। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यह ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरे आरुचि जो कि जो बनी रही, मतलब मेरी आरुचि बनी रही। मैं कभी भी, मतलब इतना तिरस्कार मैंने देख लिया, इतना मैंने लेक्चर देख लिया, ठीक है, परंतु फिर भी मैं क्या हूँ, फिर भी मेरी जो है रुचि किताबों में नहीं बढ़ी। अरे भाई जिसको नहीं पढ़ना ना वो नहीं पढ़ेगा, उसके मन में हम किसी चीज़ की रुचि ना उत्पन्न नहीं कर सकते, चाहे आप उसे कितना ही मार लो, कितना ही डांट लो। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। बच्चे ऐसे ही होते हैं कि भाई खेलना है तो खेलना है, और इतने छोटे बच्चों को खेलकूद में ही मजा आएगा। 9वीं 10वीं में आके बच्चा कहीं जाके जो है सीरियस होता है। तो इतने छोटे बच्चे से बड़े भाई सब सोच रहे हैं कि भाई वो सीरियस हो जाए क्योंकि मैं सीरियस हूँ इसलिए तू भी सीरियस हो जाए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि भाई मैं जो है रुचि नहीं ले पाया इतना सब कुछ होने के बाद भी। खेल कूद का कोई भी अवसर मैंने अपने हाथ से नहीं जाने दिया। पढ़ता भी मगर बहुत कम। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ता था लेकिन बहुत कम पढ़ता था। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, कि रोज का जो टास्क होता था वो पूरा हो जाए। मतलब मेरे को इतना पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि उनको गृह कार्य कोई मिलता होगा, होमवर्क कोई मिलता होगा, वो उन्होंने बस पूरा कर लिया, उसके बाद मुझे और कुछ कार्य नहीं करना। और दर्जे में जलील ना होना पड़े, और दर्जे में जलील ना होना पड़े अर्थात एक बच्चा जलील तब होता है जब वो फेल हो जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई मेरे को जलील ना होना पड़े और बड़े भाई साहब का लेक्चर ना सुनना पड़े, इतना जरूरत के हिसाब से मैं बस थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। अर्थात अपने ऊपर एक विश्वास पैदा हुआ था ना, ऊपर लेखक ने बताया था कि भाई मुझ में एक आत्मविश्वास आ गया था,
क्योंकि मैं अव्वल आ गया था, ठीक है। परंतु अब वो बताते हैं कि भाई मेरे अंदर जो विश्वास पैदा हुआ था ना, वो आत्मविश्वास जो पैदा हुआ था, वो अब फिर से लुप्त हो गया, वो फिर से गायब हो गया, ठीक है। क्यों गायब हो गया? क्योंकि भाई बड़े भाई साहब तो फिर से शुरू हो गया, तो अब कहाँ से रहेगा? तो फिर वो है चोरों का सा जीवन काटने लगे, चोरों का सा जीवन काटने लगे। अर्थात पहले वे जो है चोरों की तरह खेलने चले जाया करते थे ना, और चोरों की तरह वापस आते थे वो दबे पाँव, कि बड़े भाई साहब को बिल्कुल भनक ना लगे कि मैं जो है आ गया हूँ खेल कूद के वापस। तो वही जीवन जो है अब दोबारा से लेखक का शुरू हो जाता है, छोटे भाई का शुरू हो जाता है, और अब भी वो जो है चोरों की तरह जो है वापस आने लगा, खेलने कूदने जाता है, और फिर बड़े भाई साहब से छुप के वापस आने लगता है, और फिर बड़े भाई साहब उसे पकड़ लेते हैं, और फिर वही जो है लेक्चर शुरू हो जाता है। मतलब अव्वल आने का कोई फायदा नहीं हुआ, जैसी जिंदगी पहले होती थी वैसी ही जिंदगी अब उनकी दोबारा से शुरू हो चुकी है।